तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल डॉक्टर बोपर है क्लासिकल होम्योपैथी में और मैं डॉक्टर बोपर है। लास्ट वीडियो में जब मैं क्लासिकल होम्योपैथी की बात कर रहा था तो मैंने दो पॉइंट डिस्कस किए थे। एक मैंने डिस्कस किया था सप्रेसिव इन नेचर और एक मैंने डिस्कस किया था क्यूरेटिव इन नेचर। दोनों का मैंने अंतर आपको समझाया था। और जो हमारा जो क्लासिकल होम्योपैथी का जो मोड ऑफ ट्रीटमेंट है उसको हम क्यूरेटिव इन नेचर जो है इस कैटेगरी में हम इसको लेते हैं और हमें उसी तरीके के रिजल्ट ऑब्टेन इसमें क्लासिकल होम्योपैथी में होते हैं। अब मैं इस पॉइंट को वैलिडेट करने के लिए आपको ना एक एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूंगा और आप इस एग्जांपल को सुनिएगा। मान लीजिए मेरे पास बहुत कॉमन आजकल प्रॉब्लम है लोगों में, लोगों को जोड़ों का दर्द होता है, उनको अर्थराइटिस की कंप्लेन होती है। कई पेशेंट्स को क्या होता है कि थोड़ा सा एज रिलेटेड जो है बोन में चेंजेस होते हैं, जॉइंट्स में चेंजेस होते हैं, तो उनको ये हल्का-फुल्का इश्यू आता है और वो हल्का-फुल्का इश्यू जो है वो उनका और ज़्यादा डिटीरियोरेट नहीं होता है और धीरे-धीरे वो ऑटोमेटिक रिकवरी मोड में हो जाता है या थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जो है वो चलती रहती है और थोड़ा बहुत दवाई खा के उसको मैनेज कर लिया जाता है। कभी-कभार क्या होता है कि मान लीजिए जैसे कोई पेशेंट जिसको शुरुआत में अर्थराइटिस के सिम्पटम्स हैं, हम इसको माइग्रेटरी अर्थराइटिस भी कई लोगों को हो जाता है, कई लोगों को फ्लीटिंग अर्थराइटिस हो जाता है। तो माइग्रेटरी या फ्लीटिंग अर्थराइटिस का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपका एक जॉइंट अफेक्ट हुआ, तो वो अफेक्शन एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट, दूसरे से तीसरे जॉइंट, तीसरे से चौथे जॉइंट में वो ट्रेवल करता रहता है। अब मान लीजिए जब वो पहले से दूसरे जॉइंट में गया तो कुछ केसेस में क्या होगा कि पहले वाला जॉइंट ठीक हो जाएगा, दूसरे वाला अफेक्टेड हो जाएगा। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि पहले जॉइंट में जो प्रॉब्लम थी वो ट्रेवल करके दूसरे जॉइंट में गई, लेकिन पहला जॉइंट ठीक नहीं हुआ और पहले के साथ साथ में जो दूसरा जॉइंट है वो भी अफेक्टेड हो गया, दूसरे के साथ में वो तीसरे में गया तो तीसरा जॉइंट भी अफेक्टेड हो गया। तो ये इसको एक तरीके से माइग्रेटरी अर्थराइटिस या फ्लीटिंग अर्थराइटिस हम कहते हैं। अब अगर आप इस टाइम पे जब वो आपके पास पेशेंट अर्थराइटिस के सिम्टम्स में आया, उसके जॉइंट में स्वेलिंग आ गई, स्टिफनेस आ गई या और कोई सारे ऐसे इश्यूज आ गए, तो अगर आप उस टाइम देखेंगे कोई आप रूमेटॉइड अर्थराइटिस की डायग्नोसिस करवाएंगे या उसका कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाएंगे, तो उसमें वो आरए फैक्टर जो है उस टाइम एलिवेटेड हमें नजर नहीं आता है। अब इसमें क्या हुआ कि मान लीजिए आप इस स्टेज पे हैं अर्थराइटिस के केस में और मान लीजिए आपने कोई सप्रेसिंग इन नेचर वाला जो मेडिकेशन है वो आपने यूज किया, तो उसमें क्या होगा कि जो आपके जो सिम्टम्स हैं अर्थराइटिस के या जो भी हैं वो टाइम बीइंग के लिए वो मैनेज हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ सिम्टम्स ही मैनेज होंगे और जो अंदर बीमारी है वो धीरे 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 बढ़ती जाएगी और बीमारी जो है वो छोटे से बड़े रूप में धीरे धीरे जो है वो जाती रहती है। ये पहला पॉइंट है कि जब हम कोई सप्रेसिंग इन नेचर वाला जो है हम रूट जो है वो अपनाते हैं, उसमें फिर क्या होता है कि आप थोड़े टाइम अगर आप उसी रूट पे चलते रहेंगे, फिर वो जो है वो सिर्फ सिम्टम्स मैनेज हो रहे हैं, तो मैनेज तो सिम्टम्स हो रहे हैं लेकिन बीमारी तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो थोड़े टाइम बाद क्या देखने में आता है कि जो आपका आरए फैक्टर जो था, जो पहले नेगेटिव आ रहा था, वो थोड़े टाइम बाद आपका आरए फैक्टर जो है वो पॉजिटिव आने लग जाता है। अब उस टाइम फिर हम क्या कह देते हैं कि भाई पहले तो हम कह रहे थे कि अर्थराइटिस है, सिंपल अर्थराइटिस है, और फिर बाद में उसको नाम जो है वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस का दे दिया जाता है। अब रूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या होता है कि भाई अगर वो आपकी टाइम पे कंट्रोल हो गई तो ठीक है, नहीं तो फाइनली रूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या होता है कि फिर जॉइंट्स की डिफॉर्मिटी होने लग जाती है, फिर उसमें उंगलियां भी मुड़ने लग जाती हैं, जो जॉइंट्स हैं वो जॉइंट्स की शेप डिफॉर्म हो जाती है। तो जब शेप उसकी डिफॉर्म हो जाती है तो उसका जो एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है जॉइंट का वो बिगड़ जाता है। तो मतलब वो एक ऐसी स्टेज पे चला जाता है कि जहां से फिर रिवर्सल, जहां पे डिफॉर्मिटी आ गई वहां पे फिर रिवर्सल मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब मैं इसको आपको यहाँ पे ये बात समझाना चाहूंगा कि मान लीजिए जब वो पेशेंट शुरुआती सिम्टम्स में अर्थराइटिस के साथ में आया था और जब उसका आरए फैक्टर जो था वो डायग्नोस्टिक टेस्ट में नहीं आ रहा था, अगर उसको उस टाइम पे क्यूरेटिव इन नेचर वाला ट्रीटमेंट जो है वो मिल जाए, जैसे क्लासिकल होम्योपैथी वाला ट्रीटमेंट मिल जाए, तो वहां पे क्या रिजल्ट होगा कि उसके जो सिम्टम्स हैं सिर्फ सिम्टम्स मैनेज नहीं होंगे, सिम्टम्स खत्म होने के साथ साथ में उसकी जो बीमारी की रूट है, जो बीमारी की जड़ है, बीमारी की जड़ भी खत्म हो जाएगी और जो आने वाले कुछ सालों बाद वो सिंपल अर्थराइटिस की जो आरए या रूमेटॉइड अर्थराइटिस में जाने की संभावना थी
वो सिर्फ सिंपल अर्थराइटिस में ही रह के वहां पे उस क्यूरेटिव इन एक्शन जो मोड ऑफ मेडिसिन है क्लासिकल होम्योपैथी, तो वो जड़ ही उसकी खत्म हो जाती है और जो आने वाले लाइफ स्पैन में या टाइम स्पैन में जो एक आने वाली चीज में जो जाने का खतरा था, वो खतरा वहीं पे खत्म हो जाता है। तो मतलब मेरा ये एग्जाम्पल आपको देने का बस इतनी सी इसकी इंपॉर्टेंस थी कि मैं आपको जो मैंने ये दो आपको बताए हैं क्यूरेटिव नेचर और जो सप्रेसिव नेचर, कि इनके बीच का डिफरेंस क्या है, मैं आपको इसका डिफरेंस समझा पाऊं। तो इसलिए देखिए, जो क्लासिकल होम्योपैथी होती है, हम उसमें टोटलिटी ऑफ सिम्टम, पूरा इंडिविजुअल को एज ए होल मानते हैं, होलिस्टिक अप्रोच हमारी होती है, इंडिविजुअलाइजेशन का इसमें कॉन्सेप्ट होता है और उसके हिसाब से हम पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। हम सिर्फ सिम्टम्स का मैनेजमेंट नहीं करते हैं, सिम्टम्स खत्म होते हैं दवाई के साथ में, सिम्टम्स खत्म होते होते बीमारी भी, जो उसकी जड़ है, जो बीमारी की रूट है, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है और वो बीमारी आने वाले टाइम में या तो सेम फॉर्म में वापस नहीं आती या किसी और फॉर्म में भी वापस नहीं आती, क्योंकि बीमारी जो है वो पहली इंस्टेंस पे ही क्लासिकल होम्योपैथी से खत्म कर दी जाती है। तो इसलिए आप ये जो दोनों चीजें हैं इस पे विचार कीजिएगा, और जो मैंने आपको एक उदाहरण से, एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की है, शायद आपने मेरी बात को समझा होगा और इस तरीके से जो है हम इस डिस्कशन को आगे रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। थैंक यू।